नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और 4-5 दिनों से क्लास नहीं हो रही आपकी, तो जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कोई काम में थोड़ा सा उलझ गए थे, जिसके कारण ही क्लास आपके नहीं हो पाई थी। लेकिन आज फिर से हम, और इससे पहले आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए मैंने आपको हिंदी का पूरा थ्योरी वाइज कोर्स करवा दिया है। मॉक टेस्ट वगैरह भी मैंने आप सभी के लिए ले लिए हैं। उसके बाद में हमने राजस्थान जीके का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हिस्ट्री आपका और कला संस्कृति है और ज्योग्राफी, ये तीनों पार्ट हमारे बहुत अच्छे से दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो पार्ट आता है दोस्तों, वो आता है इंडियन ज्योग्राफी का। एलडीसी के अंदर बताया नहीं कि ज्योग्राफी लिखा गया, तो कहीं ना कहीं ये आशंका है कि इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट पूछा जा सकता है। तो यानी जो इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा दोस्तों, वो बेसिक पार्ट पूछा जाएगा। क्या? बेसिक क्वेश्चंस पूछे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के वो राजस्थान से पूछेंगे। तो इस यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनके बेसिक जो क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, ज़्यादा गहराई में ना जाकर ऊपरी स्तर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ऊपरी स्तर के ना करके मीडियम स्तर के भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा अंदर से अगर प्रश्न बने तो हम अच्छे से कवर कर पाए पेपर के अंदर। तो आज हमारे जो राजस्थान क्या इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है, उसमें भारत की जलवायु मैंने आपके सामने रखी है। और आज जो हम टेस्ट लेने वाले, जो मॉक टेस्ट जो चल रहा है, टेस्ट एक तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन होगी आप सभी के लिए। तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर मार दें, सब्सक्राइब कर लें। अब इंडियन ज्योग्राफी जितने भी टॉपिक है, शायद 8-9 टॉपिक है, शायद 10 होंगे ज़्यादा। और क्वेश्चन बनने के जहाँ से चांस रहते हैं वो चीज़ सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। पीडीएफ आपको दोस्तों यहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको इस क्लास के बाद में। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ जाकर कोई भी डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि मावट किस कारण से होती है। ये जब मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें भी ये प्रश्न मैंने उठाया था। तो पहला प्रश्न आसान प्रश्न है, क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों बताइएगा। मावट किसके कारण दोस्तों होती है, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर होगा स, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि शीत ऋतु दोस्तों होती है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जन्म लेती है। शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर अपना है, वहां से जन्म लेकर आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनसे दोस्तों जम्मू कश्मीर है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तरांचल, ये इत्यादि ऐसे राज्यों के अंदर दोस्तों जो बारिश होती है उसे हम मावट कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर से जन्म लेती है। अगर प्रश्न पूछते कि मावट कहाँ से जन्म लेती है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि मावट कहाँ से जन्म लेती है, तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से दोस्तों जन्म लेती है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों गहराई का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मावट किस कारण से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। प्रश्न घुमाकर भी दोस्तों पूछे सकते हैं। और कब होती है? शीत ऋतु में होती है। मावट कब होती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। अगला प्रश्न, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अच्छा प्रश्न है। भारत के अंदर शीत ऋतु में, बताइए, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सीधे सीधे मैंने प्रश्न उठाए हैं दोस्तों। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु में प्राप्त होता है। कहां पर होती है? 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करें, तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न जो है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है, बताइए। या ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि भी मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है, कौन सा कहलाता है, बताइए दोस्तों। मध्य सितंबर से दिसंबर तक दोस्तों का समय जो है, मध्य सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है वो मानसून का प्रत्यावर्तन काल दोस्तों कहलाता है। सर्द ऋतु की अवधि मध्य सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है, बताइए।
एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। समुद्र तल से ऊंचाई, क्या होगा? समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र तल से ऊंचाई का तापमान से विपरीत संबंध होता है। ध्यान करना, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है, अब ये अपना समुद्र है और ये जो ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई का तापमान से विपरीत संबंध होता है। यानी सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों कम हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों हमारे जो हिमालय की उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ कम होता जाता है, ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकते कितना कम होता है, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों कम हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसी वजह से ऊंचाई के ऊपर दोस्तों बर्फ जमी रहती है। एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसत तापमान इस तरीके से दोस्तों 24, जैसे कि मसूरी के अंदर दोस्तों 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, देहरादून में 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है अलग अलग, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट की स्थित प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? बताइए दोस्तों। पश्चिमी घाट की स्थिति, जो अपना पश्चिमी घाट है उसकी स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। पश्चिमी तट, क्या होगा? पश्चिमी तट, यानी पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दोस्तों निकट है। और इसी कारण से अपना जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से इनके पश्चिमी घाटों पर प्रचुर वर्षा होती है। क्या होती है? प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों जो ढाल है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। तो ध्यान करना, जो अपना पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के निकट है, इसी कारण से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही अपने पश्चिमी घाट जो है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा प्रश्न है। अपन वही क्वेश्चन दोस्तों लिए जो बेसिक हैं, और बेसिक ज्योग्राफी के प्रश्न ही पूछ जाएंगे। हो सकता है कि 4-5 ही क्वेश्चन पूछे जाएं, बहुत कम पूछे जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के ज़्यादा आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा में चलने लगती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। बताइए, शीत ऋतु में पवनें मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवनें किस दिशा में चलने लगती है? उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर। क्या उत्तर हो जाएगा? 2 नंबर, उत्तरी पूर्वी। पवनें जो होती है दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। क्या होती है? जो पवन होती है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और भारत में इस ऋतु में पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती है। जो ये ऋतु है, शीत ऋतु के अंदर पवनें कहाँ चलती है? स्थल से जल की ओर चलने लगती है। और यह पवनें भारत में उत्तरी पश्चिमी दिशा में गंगा के मैदान की ओर चलती है। मैदानी भाग को पार करने के बाद में दोस्तों ये पवनें उत्तरी पूर्वी दिशा से चलने लग जाती है। और इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? शायद ये प्रश्न आ गया होगा शुरू में ना, दोबारा आ गया शायद, है ना। चलो बताइए फिर इसका आंसर तमिलनाडु। क्या उत्तर हो जाएगा? तमिलनाडु। ये प्रश्न शुरू में आ गया था। बंगाल की खाड़ी की पर चलते समय पवनें आर्द्रता ग्रहण कर लेते, इसी कारण लगभग तमिलनाडु के अंदर दोस्तों शीतकाल में वर्षा अधिकतम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? बताइए, आकाश का जो रंग पीला है वो किस ऋतु में दिखाई देता है? अच्छा प्रश्न है, क्यों दिखाई देता है इस पर भी हम बात करेंगे। इसका उत्तर दोस्तों का ग्रीष्म ऋतु। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। क्यों पीला दिखाई देता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है दोस्तों, मार्च से मध्य जून तक मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु क्या है? मार्च से मध्य जून मानी जाती है। और इस ऋतु में मई व जून में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म। जो भी चल रहा है अपना जुलाई, ये भी बहुत गर्म है। अतः ऋतु शुष्क व गर्म होती है। इस ऋतु में प्राय धूल भरी आंधियाँ चलती है।
एवं गर्म व शुष्क हवाओं को लू भी दोस्तों कहते हैं स्थानीय भाषा में, जिसके कारण मिट्टी के जो कण है आकाश में छा जाते हैं, जिससे आकाश का रंग दोस्तों पीला हो जाता है। ये आंधियाँ लगभग प्रतिदिन चलती रहती है, इसी कारण से आकाश का रंग पीला दिखाई देता है। और कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? बताइए, भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। 90%। क्या उत्तर हो जाएगा? 90%। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जल से स्थल की ओर चलती है। कैसे चलती है? जल से स्थल की ओर दोस्तों चलती है पवनें, और यही कारण है कि यह पवनें अत्यंत आर्द्र होती हैं और इसीलिए भारत में व्यापक वर्षा दोस्तों होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पठार का कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में दोस्तों आता है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा आता है? पूर्वी भाग। कौन सा आएगा? पूर्वी भाग। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि अरब सागरीय मानसून दोस्तों पश्चिमी घाट पार करते समय जल की कमी हो जाती है। जब अरब सागरीय मानसून होता है, पश्चिमी घाट को जब पार करता है ना, तो उस समय क्या होता है? जल की कमी हो जाती है। बल्कि पूर्वी ढालों पर उतरते समय गर्म होकर ये पवनें शुष्क भी हो जाती हैं। अतः वृष्टि छाया प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और दक्षिण के पठार पर कम वर्षा दोस्तों होती है, और इसी कारण से दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग दोस्तों वृष्टि छाया प्रभाव में रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शाखा से मेघालय के मोसिनराम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा दोस्तों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, बताइए। बताइए क्या होगा? किस शाखा से मेघालय के मोसिनराम नामक स्थान पर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्या उत्तर हो जाएगा? बी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक कारक दोस्तों नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। समुद्र तल से दूरी ये भी तो है, समुद्र तल से ऊंचाई ये भी है, पवनों की दिशा, ये तीनों ही हैं, लेकिन ऋतु परिवर्तन है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमालय के दक्षिण ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? हिमालय के दक्षिण ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? 13वें का उत्तर बताइए दोस्तों। भूमध्य रेखा से दूरी। क्या होगा इसका उत्तर? भूमध्य रेखा से दूरी। अच्छा प्रश्न है, क्यों ऐसा क्यों होता है भूमध्य रेखा से दूरी? के रीजन क्या है कि जो अपना जो अक्षांश है, बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें दोस्तों, सूर्य की जो किरणें होती है उनका तिरछापन अधिक हो जाता है, और इसी कारण से हिमालय के दक्षिण ढालों पर ही मिलेगी ऊंचाई अधिक हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है? शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है? अच्छा प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। यानी सर्दियों में संपूर्ण एशिया महाद्वीप के वायु तंत्र में सर्वाधिक वायु दाब के 3 केंद्र है दोस्तों। एक तो है आपका बेकोल झील के पास, दूसरा दोस्तों पाकिस्तान में पेशावर के निकट, और तीसरा अपने राजस्थान में है। तो राजस्थान था इन ऑप्शन के हिसाब से तो उत्तर। पहला कौन सा है? बेकाल झील, दूसरा पाकिस्तान पेशावर के निकट है, और तीसरा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विकसित होता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके सामने है, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा दोस्तों होती है, बताइए। स्थल से जल की ओर, ये अपना स्थल है और इस तरीके से जो जल है इसकी ओर होती है। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये ध्यान में रखना है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पवनें का क्रम सही है, ये भी पूछ सकते हैं। भारत में शीत ऋतु में पवनें जो होती है दोस्तों, वो स्थल से जल की ओर चलने लगती है। इन्हीं पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है,
तो ये थे दोस्तों टॉप क्वालिटी के 15 क्वेश्चन। वैसे तो बड़ा टॉपिक है, कितनी भी गहराई में प्रश्न पूछ लिए जाए, लेकिन जो अपना राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, इसमें स्पेशल कोई सिलेबस भी मेंशन नहीं किया गया, न टॉपिक बताए गए हैं, कितना वेटेज रहेगा ये भी बात दोस्तों डिस्कस नहीं की गई है। इसी वजह से हम अपने अनुभव के आधार पर आपको जो चीज़ें करवा रहे हैं कि बेसिक प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे। मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे राजस्थान ज्योग्राफी से होंगे, अच्छी क्वालिटी के भी प्रश्न होंगे राजस्थान से, लेकिन बेसिक और मीडियम लेवल के प्रश्न आपसे इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो इसी वजह से ये टॉपिक करवाना भी दोस्तों जरूरी है, इंडियन ज्योग्राफी। तो पहला पार्ट जो जलवायु का मैंने लिया, इसमें से 15 प्रश्न मैंने छांटे हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं, और उम्मीद ये है कि इन्हीं प्रश्नों दोबारा प्रश्न ये रिपीट हो सकते हैं आपके हाईकोर्ट एलडीसी, क्योंकि पहली बार इस एलडीसी में जीके जोड़ा गया है। आपका पहले हिंदी और इंग्लिश हुआ करता था, तो लगभग उम्मीद ये है कि प्रश्न आपका बन जाएगा यहाँ से। बाकी आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह, वीडियोज़, लेक्चर वगैरह, वो करते रहिएगा, समय है अभी एक पेपर के अंदर। तो कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना, कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको बताना है। कल एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।